आज का अपना जो डिस्कशन है इट इज अबाउट पोलराइजेशन ऑफ लाइट. सो फार वी हैव डिस्कस्ड इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. दे कन्फर्म वेव बिहेवियर ऑफ लाइट, बट उनसे हमें यह मालूम नहीं होता है कि लाइट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव और ए ट्रांसवर्स वेव. एक और फिनोमिना है पोलराइजेशन. ये हमें कंफर्म करता है कि हमारी लाइट एक ट्रांसवर्स वेव. बेसिकली जब हम पोलराइजेशन समझना चाहते हैं तो हमें लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर को कंसिडर करना पड़ता है. हम कहते हैं कि लाइट एनर्जी है और जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस रहते हैं, ऑसिलेशंस रहते हैं, और लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस के फॉर्म में आगे ट्रेवल करती है. और वाइब्रेशन ई और बी के वाइब्रेशन जिस डायरेक्शन में हमारी लाइट ट्रेवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहते हैं और लाइट हमारी एक ट्रांसवर्स वेव है. इसी बात को हम कंसिडर करते हुए और जो है पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर पाएंगे. देखिए हमारे पास में जो इंटरफेरेंस है और डिफ्रैक्शन है, इसने तो हमें कंफर्म किया है वेव बिहेवियर, और पोलराइजेशन हमें कंफर्म करेगा कि लाइट हमारी ट्रांसवर्स नेचर की है. लाइट को जब हम ईएम वेव सोच रहे हैं, मान लीजिए ईएम वेव है हमारे पास, लाइट है हमारे पास जो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. ये वाई हमने लिया है, ये जेड हमने लिया है. तो ये डायरेक्शन है नॉर्मल टू दिस बोर्ड, इस डायरेक्शन में ये लाइट ट्रेवल कर रही है. जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट है, जो सिंपल बल्ब से हमें लाइट आती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन सिमेट्रिकल रहते हैं, सिमेट्रिकल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. जैसे ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है, एक्स डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन इसके परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है? ये बोर्ड हमारा इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है. वाईजेड प्लेन हमारा इस एक्स डायरेक्शन के नॉर्मल है. तो इस प्लेन में ही ये वाइब्रेशन रहते हैं, और ये वाइब्रेशन इस प्लेन में सभी तरफ सिमेट्रिकल तरीके से रहते हैं. कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा रहते हो, दूसरी तरफ कम रहते हो, ऐसा नहीं है. सब तरफ एक जैसा रहता है, सिमेट्रिकल रहता है. और इस तरह की जो लाइट रहती है, यही लाइट हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है. हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे वाइब्रेशन है, इनको अगर मैं, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं अगर इसको रिजॉल्व करूं तो ये एक्स डायरेक्शन और ये अपनी वाई डायरेक्शन और ये अपनी जेड डायरेक्शन. तो ये जो वाइब्रेशन है, जैसे इसको आप रिजॉल्व करके एक वाई कंपोनेंट हो जाएगा, एक जेड कंपोनेंट हो जाएगा. इसको भी आप रिजॉल्व करेंगे तो एक वाई कंपोनेंट हो जाएगा, एक जेड कंपोनेंट हो जाएगा. तो ऐसे इन सभी वाइब्रेशन को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक वाई और एक जेड. और एनर्जी ट्रेवल कर रही है एक्स में, तो जैसे एनर्जी ट्रेवल कर रही है एक्स में, ये डबल एरो से जो हमारे ये ऑसिलेशंस हैं, ये मान लीजिए ये वाई में है, ये डायरेक्शन में वाई ले रहा हूं, तो जो डॉट है ये वाइब्रेशन हमारे किधर है? ये जेड हो जाएगा. तो ये एक्स, ये वाई, तो ये जेड हो जाएगा. और यहां पर ये एक्स माना है तो ये अपना वाई और जेड हो गया. तो ये डायग्राम और ये डायग्राम, इसमें एक्स डायरेक्शन नॉर्मल टू द बोर्ड है, इसमें एक्स डायरेक्शन हमने इधर ली है. ये दोनों ही लाइट हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और के जो वाइब्रेशंस हैं उनको हमने दो म्यूचुअली डायरेक्शन में रिजॉल्व करके बना दिया है. जो जितने वाइब्रेशन इधर लिए हैं उतने ही डॉट हमने इधर भी बनाए हैं. इसका मतलब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस जो है, जिधर हमारी एनर्जी ट्रेवल कर रही है या जिधर हमारी एनर्जी ट्रेवल कर रही है, उसका जो परपेंडिकुलर प्लेन है उसमें वो सिमेट्रिकली प्रेजेंट है. और इस तरह की लाइट हमारी जो है, वही लाइट हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है. अब आप मुझे कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो आपने कुछ कहा ही नहीं. देखिए,
ई वाइब्रेशन, जैसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन लाइट का इधर है, ई वाइब्रेशन इस तरफ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन इससे 90 डिग्री पर होंगे ही होंगे। ई, बी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इन तीनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना होता ही है, और ओनली ई वेव, ई ऑसिलेशन ही होंगे और वो आगे बढ़ेंगे, ये पॉसिबल भी नहीं है। ई ऑसिलेशन से बी ऑसिलेशन क्रिएट होते हैं और बी से ई, ये दोनों ही एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम, लेकिन जब पोलराइजेशन पढ़ाते हैं, बात करते हैं, समझते हैं, तो हम नॉर्मली बी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारे रेटिना को जो एनर्जी ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से होता है, और इसीलिए हम ई को एक लाइट वेक्टर कहते हैं। तो इसीलिए ई को मैंने यहाँ मेंशन किया है। तो अनपोलराइज लाइट को हम इस तरह से शो करते हैं। अनपोलराइज में जो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्लेन में, वो प्लेन जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से नॉर्मल है, उस प्लेन में सिमेट्रिकली प्रेजेंट होते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारी जो आई है उसको ये बिल्कुल पता नहीं पड़ता कि ये लाइट पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड लाइट है। वो तो केवल एक इंटेंसिटी को तो जरूर रीड कर लेती है कि इंटेंसिटी कम है या इंटेंसिटी ज़्यादा है, या कलर को वो सेंस कर लेती है, लेकिन हमारी आई इस बात को जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है कि हमारी जो है वो लाइट जो आ रही है वो पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है, उसमें वो डिस्टिंग्विशन नहीं कर पाती है। तो ये आई के साथ हमें जो है ये बात पता नहीं पड़ती है। पर हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड सब तरफ सिमेट्रिकल है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इधर है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सभी तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकली प्रेजेंट होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी जो लाइट है वो अनपोलराइज्ड लाइट है। और इस तरह की लाइट में हम ये एरो भी बना लेते हैं और ये डॉट भी बना देते हैं। तो ये इधर एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वाई में और जेड डायरेक्शन में ये हमने एरो बनाए हैं, तो ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है। अब पोलराइज्ड लाइट को हम कैसे शो करते हैं, पोलराइज्ड लाइट को हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ये हम बात करते हैं। ट्रांसवर्स नेचर होगा तभी ये इवेंट आ रही है, ये एक और हम बात दिमाग में रखेंगे। जैसे हम सोचें कि हम साउंड का पोलराइजेशन करने का बात करें, तो यार साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड का पोलराइजेशन नहीं होगा। लाइट ट्रांसवर्स वेव है, इसीलिए पोलराइज हो रही है। यानी पोलराइजेशन से हम इस बात को कंफर्म हो जाते हैं कि हमारी जो लाइट है वो एक ट्रांसवर्स वेव है। अब देखिए, जैसे यहां पर हमने एक प्लेन पोलराइज लाइट की बात की है। क्या होती है प्लेन पोलराइज लाइट, अगर हम ये समझें, तो बात तो ये है कि जैसे यहां पर हमारी ये जो लाइट है ये एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन ये मान लीजिए वाई डायरेक्शन में, मैंने यहां पे ये डायरेक्शन को एक्स लिया है, ये डायरेक्शन को वाई लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन केवल मैंने वाई डायरेक्शन में लिए हैं, दे आर रेस्ट्रिक्टेड ओनली इन वन डायरेक्शन। तो एनर्जी एक्स में ट्रेवल कर रही है और वाइब्रेशन केवल वाई में प्रेजेंट है, ओनली इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अब इसका मतलब वाइब्रेशन एक्स वाई प्लेन में है, जैसे वेव इधर ट्रेवल कर रही है और ये वाइब्रेशंस हमारे जो हैं, ये वाइब्रेशंस जो है हमारे, ये वाई डायरेक्शन में वाइब्रेशन है। तो ये वाइब्रेशन किस प्लेन में रेस्ट्रिक्ट है, एक्स वाई प्लेन में। तो हमारे जो वाइब्रेशन है वो एक्स वाई प्लेन में है, वेव इज ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन, and as vibrations are in y direction, so we will say my light is polarized in a y direction, and xy plane here is my plane of vibration, and we will say this light is traveling in x direction and polarized in y direction. So ये y direction में वाइब्रेशन चल रहे हैं और ये x में जो है ऑसिलेट हो रहे हैं y में, और ये प्रोपोगेट एक्स में हो रहे हैं। और इस तरह से ये जो हमने प्रेजेंटेशन दिया है, ये जो डायग्राम बनाया है, ये ऐसी वेव को, ऐसी पोलराइज्ड कहिए कि लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन एक्स वाई प्लेन में है, और वाई डायरेक्शन में हम कहेंगे यह लाइट पोलराइज्ड है। इसी तरह से जैसे यहां मैंने एरो बनाया है, अब ये लाइट एक्स में चल रही है और यहां मैंने डॉट्स बनाए, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है वो इधर जेड डायरेक्शन में है। ये हमने एक्स लिखा है, इसको वाई लिखा है, तो ये डायरेक्शन नॉर्मल टू द बोर्ड जेड डायरेक्शन है। तो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस आर रेस्ट्रिक्टेड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन ओनली, ट्रेवलिंग इन x direction. So we will say this light is polarized in a z direction, and xz, this one xz plane is our
plane of vibration. So in this diagram, XY plane is plane of vibration. Here XZ is plane of vibration. This light is polarized in Z direction and this light is polarized in Y direction. So it is how we represent polarized light. In polarized light, our electric field vibrations are restricted in a particular direction. If it is the case, we will say our light is plain polarized light. देखिए, हमने अभी ये समझ लिया कि पोलराइजेशन में हमारे इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस जो हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट रहेंगे। अब ऐसा हम करेंगे कैसे, और अगर कर भी लिए तो फिर पहचानेंगे कैसे कि ऐसा हो चुका है। तो इसमें हम कुछ मटेरियल नेचर में भी हैं, कुछ इवेंट ऐसी हैं जो ऐसा काम करती हैं, कुछ मटेरियल हम लेबोरेटरी में भी बना लेते हैं, पोलराइड जिनको हम कहते हैं। टूरमैलिन क्रिस्टल नेचर में मिलता है, उसमें प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम टूरमैलिन क्रिस्टल से बात करें। उसमें एक डाइकोरिक प्रॉपर्टी है। एक्चुअली डाइकोरिक क्रिस्टल्स जो होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी होती है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की। नाम से साफ लग रहा है कि वो एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करेंगे, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, और दूसरों को अलाउ कर देते हैं। नेचर में टूरमैलिन क्रिस्टल में ये सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन वाली प्रॉपर्टी है। तो जैसे ये हमारे पास वाइब्रेशंस आ रहे हैं, अब इसमें ये डॉट वाले वाइब्रेशन भी हैं, एरो वाले भी हैं, एनर्जी इधर ट्रेवल कर रही है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ती इसमें जा रही है तो ये वाइब्रेशन आप देखिए, ये वाले वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो गए और बाहर जब ये निकला है तो केवल हमारे पास में ये डॉट वाले वाइब्रेशन मिले। ये जो प्रॉपर्टी है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी, ये इसको हम बोलते हैं डाइकोरिक कैरेक्टर, इस मटेरियल में हम कह रहे हैं। तो डाइकोरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय नंबर ऑफ मिनरल्स लाइक टूरमैलिन क्रिस्टल, इनमें है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, उनमें भी ये पाया जाता है कि एक वाइब्रेशन को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक को नहीं करते। और ये इस तरह का जो काम है, डाइकोरिक बिहेवियर है, उससे हम आसानी से हमारी जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसको हम पोलराइज कर सकते हैं। जैसे पोलराइड है हमारा, इसमें ये जो हमने बनाई है लाइंस, ये इसकी पास एक्सिस है, यानी इसके पैरेलल जो वाइब्रेशंस होंगे वो इनको अलाउ कर रहा है, ये पास एक्सिस कहला जाती है। तो जैसे ये वाइब्रेशन हमारे आ रही है, ऑर्डिनरी लाइट है, इसमें एरो भी है और इसमें डॉट भी है, और ये इसकी पोलराइड की पास एक्सिस है। तो इसमें से जब ये वाइब्रेशंस आएंगे तो ये जो डॉट हैं ये रुक गए हैं और एरो केवल इसमें से निकल गए हैं। तो नाउ दिस लाइट हैज वाइब्रेशंस ओनली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दिस इज आवर पोलराइज्ड लाइट। तो इट इज वेरी सिंपल टू ऑब्टेन पोलराइज्ड लाइट यूजिंग टूरमैलिन क्रिस्टल और एनी पोलराइड। हम ऐसा आसानी से ले लेते हैं। बेसिकली ये जो पोलराइड हम बनाते हैं, ये तो टूरमैलिन क्रिस्टल तो नेचर में मिल जाता है, कोई पोलराइड हम बनाते हैं उसमें हम ये डाइकोरिक कैरेक्टर ही लेते हैं। सबसे पहले जब हम ये बनाए गए शुरुआत में तो हर्पेथाइट क्रिस्टल्स बने। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यूनिन आयोडोसल्फेट, हर्पेथाइट कहते हैं जिनको, उनके साइंटिस्ट के नाम से ये बात कही जाती है। उसमें प्रॉपर्टी है कि उस जो कंपाउंड के जो क्रिस्टल्स हैं उनमें एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन को तो एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी वाइब्रेशन, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वाइब्रेशन को वो जो है अलाउ कर देते हैं। तो इस तरह का बिहेवियर उसमें मिलता है। तो इन क्यूनिन के आयोडोसल्फेट जो है, क्यूनिन आयोडोसल्फेट जो क्रिस्टल्स हैं उनको नाइट्रोसेलुलोज की लेयर के बीच में फिक्स करके और सबकी एक्सिस को कॉमन करते हुए इस तरह से क्रिस्टल्स तैयार किए गए जो सबसे पहले हर्पेथाइट क्रिस्टल के नाम से पहचाने गए, और उससे हमने एक वैरायटी के जो है पोलराइड हमने डिजाइन किए। और उसके बाद में जब और बड़े बड़े हमें पोलराइड बनाने की जरूरत पड़ी तो हमने पॉलीमर पॉलीविनाइल अल्कोहल की लिया और उसको जो है स्ट्रेच किया गया, और स्ट्रेच करने के बाद में उसमें आयोडीन इम्बेड किया गया। तो उसमें कुछ कंडक्टिविटी की ऐसी प्रॉपर्टीज डेवलप हो गई जो डाइकोरिक कैरेक्टर उसमें देती थी, और उससे कुछ फिल्म्स तैयार की गई और उनको कहा गया एच पोलराइड। तो एच पोलराइड एक तरह से हमारा पॉलीमर है
जिसमें ये डाइकोरिक प्रॉपर्टी है और जिससे हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में बदल लेते हैं। उसमें ये कुछ एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, दूसरों को अलाउ कर देता है, तो उससे निकलने वाली लाइट हमारी पोलराइज लाइट होती है। और उसमें भी अगर हम इसको थोड़ा सा एनहाइड्रस जो है उस एटमॉस्फेयर में कुछ जो कैटलिस्ट है लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड इस तरह के जो है डिहाइड्रेटिंग कैटलिस्ट, उनकी प्रेजेंस में अगर उनको थोड़ा सा हीट ट्रीटमेंट दे देते हैं तो वो जो पॉलीमर जो हमने डेवलप किए थे वो थोड़ा सा ब्लैकेंड हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो डाइकोरिक प्रॉपर्टी है, जो उनको लाइट को पोलराइज करने की जो प्रॉपर्टी वो थोड़ी स्ट्रांग और अच्छी हो जाती है, उनको हम के पोलराइड कहते हैं। तो मामला चाहे के पोलराइड की बात कर रहे हो, एच पोलराइड की बात कर रहे हो, या हार्पिथाइड क्रिस्टल से हमने कोई पोलराइड बनाया हो, इन सब में, इवन टूरमैलिन क्रिस्टल में, इन सब में एक बेसिक प्रॉपर्टी है, डाइकोरिक प्रॉपर्टी है। डाइकोरिज्म शो करते हैं, एक वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरे वाइब्रेशन को अलाउ करते हैं, और इससे हमारी जो अनपोलराइज लाइट है इट कन्वर्ट्स इनटू पोलराइज लाइट। और उससे निकलने के बाद में जो लाइट में केवल एक डायरेक्शन में हमें वाइब्रेशन मिलेंगे, और जिस डायरेक्शन को अलाउ कर रही होती है, जिन वाइब्रेशन को हमारा क्रिस्टल अलाउ कर रहा होता है, पोलराइड अलाउ कर रहा होता है, उस डायरेक्शन में हम उसकी ऑप्टिक एक्सिस या पास एक्सिस की बात करते हैं। तो जैसे ये हमारे पास अनपोलराइज लाइट है, अब ये अनपोलराइज लाइट है और ये एक मान लीजिए पोलराइड है, तो ये इसकी पास एक्सिस है, तो इसमें से निकलने के बाद ये अनपोलराइज लाइट को हम ऐसे भी दिखा देते हैं, और इसमें से निकलने के बाद में ये लाइट जो हमें इधर मिलेगी, इसमें जो वाइब्रेशन है वो केवल इस एक्सिस के पैरेलल वाले वाइब्रेशन को, ये जो है पास एक्सिस के पैरेलल वाले वाइब्रेशन को अलाउ करेगी। इट इज प्रोपोगेटिंग इन दिस डायरेक्शन, और ये हमारी पोलराइज लाइट हमें मिल गई है। एक्चुअल में ये जो अनपोलराइज लाइट है, ये जो अनपोलराइज लाइट है, अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन बना रहा हूं, तो ये जो वाइब्रेशन जो मैंने इस तरह से शो किए, बेसिकली ये वाइब्रेशन वाईजेड प्लेन में है। ये वाईजेड प्लेन में सब तरफ वाइब्रेशन है, और ये इसमें से निकलने के बाद केवल मान लीजिए ये एक्सिस वाई डायरेक्शन में मैंने ली, तो केवल ये वाई डायरेक्शन में ही वाइब्रेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो एक्चुअल में हुआ ये कि इसमें तो वाई जेड प्लेन में, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन सिमेट्रिकली प्रेजेंट थे। इस तरह से सब तरह के वाइब्रेशन प्रेजेंट थे। इनको जब हम रिजॉल्व करते हैं, तो रिजॉल्व करने के बाद में हम दो वाइब्रेशन मान लेते हैं, एक वाई वाइब्रेशन और एक जेड वाइब्रेशन। तो हमारे पास में वाई जेड वाइब्रेशन में से एक वाइब्रेशन को हमने अलाउ करवा लिया है और जेड दूसरों को रोक लिया है। तो इस तरह का ये हमारी पास एक्सिस हो गई। और होता ये है इसमें कि ये जो भी इंटेंसिटी रहती हो, इसमें से निकलने के बाद में, क्योंकि जैसे ये वाले वाइब्रेशन है, तो ये वाइब्रेशन है, तो इनमें से जो एक्सिस के पैरेलल हो कंपोनेंट होगा वो तो अलाउ हो जाएगा, और जो एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, पास एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, वो इसने रोक लेना है। तो जो वही वाइब्रेशन इसमें से निकलेंगे, या वही कंपोनेंट वाइब्रेशन के वो कंपोनेंट इसमें से बाहर निकलेंगे, दोज आर पैरेलल टू पास एक्सिस, और यहां हमें केवल एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन मिलेंगे। 50% एनर्जी इसमें से यहां आ जाएगी, और यहां हमें इंटेंसिटी जो मिलेगी वो मिलेगी I0/2। अगर अब मैं इस पोलराइड को अगर रोटेट भी करता हूं, अगर मान लीजिए इसके पास एक्सिस अभी तो इधर इस तरफ थी, मैं इसको इधर ऐसे अगर कर दूंगा, तो केवल ये वाले वाइब्रेशन इसमें से अलाउ हो जाएंगे, और इस बार भी 50% एनर्जी ही इसमें से बाहर आएगी। यानी अगर मैं इसको रोटेट भी करूंगा तो मुझे यह इंटेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। जैसे इधर से अनपोलराइज लाइट आ रही है, ये अपना पोलराइड है, तो आप इसको किसी भी ओरिएंटेशन में रखिए, इसमें अगर इंटेंसिटी I0 है तो इधर हमें इंटेंसिटी I0/2 मिलेगी। हाँ, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन का फर्क तो रहेगा। इसमें पास एक्सिस अगर इधर है तो ये इस डायरेक्शन में पोलराइज्ड होगी, इसकी पास एक्सिस अगर इधर है तो ये इस डायरेक्शन में पोलराइज्ड होगी, लेकिन हमारी इंटेंसिटी जो रहेगी वो I0/2 रहेगी, एंड विच विल नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ आवर पास एक्सिस। आप उसको रोटेट भी करेंगे तो इंटेंसिटी वेरिएशन नहीं होगा। यही हमने लिखा है कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू पोलराइड, इट गेट पोलराइज्ड एंड हैविंग इंटेंसिटी I0, ये इंटेंसिटी I0 मिलेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ पास एक्सिस। आप इसको पास एक्सिस को ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें, बस उससे फर्क ये पड़ेगा कि इस लाइट की जो पोलराइजेशन की डायरेक्शन है उसमें तो अंतर आएगा, पर उसकी इंटेंसिटी में अंतर नहीं आएगा। और जो है ओनली दोज वाइब्रेशन विल कम आउट हैविंग डायरेक्शन पैरेलल टू पास एक्सिस। जिधर आपने पास एक्सिस रखी है उसके पैरेलल वाले वाइब्रेशन इससे एग्जिट कर जाएंगे, अदर वाइब्रेशन ये रोक लेगा,
और इस तरह से 50% इंटेंसिटी के साथ हमें यहाँ पर लाइट मिलेगी और ये पोलराइज लाइट मिलेगी। पर हमारे पास अभी कोई तरीका नहीं इसको पहचानने का। हमको जैसे यहाँ अभी इसको अगर हम डायरेक्ट देखेंगे, अगर यहाँ से मान लो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ये पोलराइड मैंने नहीं लगाया, मैं इस डायरेक्ट इस सोर्स को देखता हूँ तो इंटेंसिटी मुझे I0 मिलेगी। और अब ये मैंने पोलराइड बीच में रख दिया तो अब मुझे इंटेंसिटी I0/2 मिलेगी। अब मैं इसको अगर रोटेट करूंगा तो भी मुझे इंटेंसिटी I0/2 रहेगी। मुझे ये मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या हुआ, बस मैं तो ये सोचूंगा पहले इंटेंसिटी I0 थी, अब पोलराइड रखने के बाद I0/2 हो गई है। मैं ये नहीं पहचान पाऊंगा, मेरी आई में ये एबिलिटी नहीं है कि मैं कह दूं कि ये लाइट पोलराइज हो चुकी है। बस मेरे को तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने पोलराइड बीच में रखा, ये सोर्स के बीच में ये पोलराइड रखा, आई विल फील कि इंटेंसिटी हाफ हो गई है। और उसको रोटेट भी करता हूँ, अगर अबाउट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन उसको मैं रोटेट करता हूँ तो देयर विल बी नो वेरिएशन इन द इंटेंसिटी, आई विल गेट इट I0/2। तो ये बात हमें यहाँ पे मिलती है। अब हमें कैसे मालूम पड़े कि जो लाइट आ रही है स्पेशल तरह की लाइट हो गई है, ये पोलराइज लाइट हो गई है, इसे वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो गए हैं, ये हमें कैसे जजमेंट लें? वो उसके लिए हमें अब एक और पोलराइड का यूज करना पड़ेगा, वो इस बात को हमें समझा पाएगा। देखिए जैसे ये हमारी अनपोलराइज लाइट है, ये पहला हमने एक पोलराइजर रख दिया, इसकी एक्सिस की डायरेक्शन को हमने जीरो एक्सिस पे मान लिया, जीरो रेफरेंस डायरेक्शन, जीरो एंगल पे हमने ले लिया। अब इसमें से जो लाइट निकलेगी हमें मालूम है कि अगर यहाँ इंटेंसिटी I0 है तो यहाँ इंटेंसिटी I0/2 होगी। पहले में से निकलने के बाद इंटेंसिटी I0/2 होगी। अभी मान लीजिए एम्पलीट्यूड, अभी क्योंकि हम जानते हैं वेव है तो इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि हमारी जो I1 होगी वो प्रोपोर्शनल होगी A1 स्क्वायर के। अभी मैंने एम्पलीट्यूड A1 लिया है और वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। अब ये मैंने दूसरा और यहाँ एक पोलराइड रखा है। अभी एक्चुअल में इस दूसरे पोलराइड का यूज ये पहचानने में है कि ये पहले पोलराइड से जो लाइट आ रही है वो कैसी है, वो अनपोलराइज्ड है या पोलराइज्ड है, उस बात को एनालाइज करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। इसीलिए है तो ये वही चीज लेकिन कहलाती है एनालाइजर। अब हम जब इस एनालाइजर को यहाँ थीटा एंगल पे रखते हैं, अब थीटा कितना ले, ये हम 0 भी रख सकते हैं, 30 डिग्री भी रख सकते हैं, 60 डिग्री भी रख सकते हैं, 90 भी, इसको रोटेट करवा सकते हैं। तो देखिए हमें क्या मालूम होता है। तो जो बेसिक बात जो हमें मालूम होती है वो ये होती है कि जब इसको और इसकी दोनों एक्सिस को हम पैरेलल रखते हैं तो हमें क्या लगता है, जब ये एंगल थीटा इसके साथ में जीरो एंगल, इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस पैरेलल रखते हैं, ये एंगल भी 0 डिग्री होता है, मतलब इसके और इन दोनों का एक ही ओरिएंटेशन होता है। तब हम देखते हैं यहाँ हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। और जब हम इसको रोटेट करते हैं बाद वाले को, और रोटेट कर करके जब हम इसको 90 डिग्री पे ले आते हैं, इस थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री पे कर देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इंटेंसिटी 0 हो जाती है। फिर हम जब इसको और 90 ले लेते हैं, टोटल 180 हो जाता है, फिर मैक्सिमम हो जाता है। फिर और 90 यानी 270 एंगल तक रोटेशन हो पे फिर ये 0 हो जाता है। फिर और रोटेट करते हैं तो ये फिर मैक्सिमम हो जाता है। यानी इसका जब एक पूरा कंप्लीट रोटेशन हम कराते हैं और यहां से हम अगर इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि व्हेन दे आर हैविंग द सेम डायरेक्शन, 0 एंगल यहां लेते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी 90 पर 0 इंटेंसिटी, फिर 180 पर मैक्सिमम इंटेंसिटी, 270 पे 0 इंटेंसिटी, फिर 360 पर मैक्सिमम इंटेंसिटी। 2 बार मैक्सिमा और 2 बार 0 आता है। अब उसी बात को हम यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वेरिएशन ऐसा क्यों आया। एक्चुअल में होता यह है कि जब इसमें से लाइट निकली तो इसमें वाइब्रेशन हमारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो गए। अब ये हमारी जो दूसरी पोलराइड हमने ली है, जब हम इसको थीटा एंगल पे रखते हैं तो ये वाले वाइब्रेशन जो इसके पास एक्सिस से थीटा एंगल पे हो जाएंगे, तो इनका केवल वही कंपोनेंट इस पोलराइड से बाहर निकलेगा जो इसकी पास एक्सिस के पैरेलल होगा। तो अगर यहां हमारा एम्पलीट्यूड A1 है तो A1 और ये एंगल अपना थीटा है तो A1 cos थीटा, ये A1 cos थीटा कंपोनेंट ही यहां बाहर आ पाएगा। और अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो इंटेंसिटी आ जाएगी, तो A1 स्क्वायर से I1 हो जाएगा और यहां की जो इंटेंसिटी हमें मिलेगी I2 वो I1 cos स्क्वायर थीटा मिलेगी। जब आप थीटा को 0 रखेंगे तो वो I1 के बराबर आएगी यानी I0/2 आएगी। और अगर हम थीटा को 90 डिग्री रख देंगे तो cos 90 0 होता है तो I2 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये हम जानते हैं cos फंक्शन हमारा 2 बार 0 दे देगा, 2 बार मैक्सिमा दे देगा। तो जब इसको हम पूरा रोटेट करेंगे तो इधर हमें 2 बार मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाएगी, 2 बार 0 इंटेंसिटी मिल जाएगी। और हम अब कंफर्म हो गए, इसका मतलब
कोई इवेंट हुई है, वही हम यहाँ पहचान पा रहे हैं कि ये लाइट हमारी प्लेन पोलराइज लाइट हो गई है। तो जब इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस में 90 डिग्री का एंगल रहेगा तब इंटेंसिटी उधर फाइनली हमें 0 दिखेगी, और अगर वो दोनों इस तरह से 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे रहेंगे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी। तो ऐसे में हम इसको मदद से यह पहचान पा रहे हैं कि इसमें से जो लाइट निकली है वो कुछ अलग तरह की है, वो पोलराइज लाइट है। तो इसलिए इसको हमने नाम एनालाइजर दिया। और इन दोनों के एंगल वेरिएशन से, एंगल इधर 0 इससे थीटा एंगल पे हमने रखा, तो इंटेंसिटी किस तरह से वेरी होती है। I2 इक्वल टू I1 cos थीटा। I1 यहां जो इंटेंसिटी थी वो है, I1 यहां वाली इंटेंसिटी नहीं है, I1 यहां वाली इंटेंसिटी है। इसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ये जो पोलराइज लाइट है, इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर इसकी पास एक्सिस से थीटा एंगल पर अगर है तो यहां जो हमें इंटेंसिटी I2 मिलेगी वो I2 होगी यहां जो इंटेंसिटी थी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। और थीटा क्या है, इसके वाइब्रेशन और इसकी पास एक्सिस के बीच का एंगल है। तो ये जो इंटेंसिटी यहां होती है वो कॉस स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होती है, और इसी को हम कहते हैं मेलस लॉ। मेलस लॉ से हम इंटेंसिटी थीटा पर किस तरह से डिपेंड कर रही है, थीटा बदलने से, एनालाइजर का एंगल थीटा बदलने से इंटेंसिटी वेरिएशन को दिखाना हो, समझना हो, तो मेलस लॉ से समझ सकते हैं। ये हमारा मेलस लॉ है। देखिए यहां इंटेंसिटी I0 है, पोलराइड से निकलने के बाद में इंटेंसिटी को I0/2 होना ही है, I1 इक्वल टू I0/2, और इसकी पास एक्सिस का रेफरेंस एंगल 0 है। ये हमारा एनालाइजर है, इसकी पास एक्सिस पोलराइजर की पास एक्सिस से थीटा एंगल पर है। तो यहां हमें इंटेंसिटी मिलेगी I2 इक्वल टू, यहां जो इंटेंसिटी थी I1 cos स्क्वायर थीटा। यही मेलस लॉ है। I1 ओरिजिनल इंटेंसिटी नहीं है, ओरिजिनल इंटेंसिटी तो I0 है, यहां की इंटेंसिटी I1 है, और यहां से निकलने के बाद इंटेंसिटी I2 है, और ये मेलस लॉ हमें इस बात को कहता है। अब देखिए इसका कैसे यूज करना है, कुछ प्रॉब्लम्स करके मैं आपको समझाता हूं। अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, इज पासिंग थ्रू ए पोलराइजर। मान लीजिए पोलराइजर है, इसके पास एक्सिस है। व्हाट विल बी द आउटपुट इंटेंसिटी। देखिए इधर की जो इंटेंसिटी होगी, if this intensity is I0, this intensity will be I0/2। आप कैसे इसकी पास एक्सिस को थोड़ा रोटेट करें क्या, आपको मैंने बताया भी था। रोटेशन से केवल डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन का फर्क पड़ेगा। पोलराइजर 50% एनर्जी, अनपोलराइज लाइट अगर आ रही है तो ये पोलराइजर 50% एनर्जी को तो एब्जॉर्ब कर ही लेगा, क्योंकि इसकी पास एक्सिस के पैरेलल जो कंपोनेंट्स होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वो अलाउ हो जाएंगे, परपेंडिकुलर वाले एब्जॉर्ब हो जाएंगे, 50% एनर्जी पास हो जाएगी। तो यहां अगर इंटेंसिटी I0 है तो ये I0/2 होगी। और ये जो है अगर हम इसको रोटेट करें पोलराइजर को अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जैसे ये हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये है, और इस पोलराइजर को मैं ऐसे रोटेट करूं, ये पोलराइजर मान लेता हूं मैं, इसको अगर रोटेट करूं ऐसे तो भी इंटेंसिटी तो यहां पर मुझे I0/2 मिलेगी, इसमें कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। पर ये बात तब मैं कह रहा हूं जब हमारी ये लाइट कैसी है, अनपोलराइज लाइट है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है I0, तब पोलराइड में से निकलने के बाद ये I0/2 हमें मिलेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिएंटेशन। ये बेसिक बात है। फिर अगली प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमने यहां पर प्लेन पोलराइज लाइट ली। देखिए दोनों बातों में अंतर समझिए। यहां हमने अनपोलराइज लाइट ली थी पहले क्वेश्चन में, अब हम चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन, इसमें प्लेन पोलराइज लाइट है एंड इज इंसिडेंट ऑन ए पोलराइजर विच हैज पास एक्सिस एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब ये पोलराइज लाइट है, तो भाई पोलराइज लाइट है तो इसकी वाइब्रेशन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज्ड होगी। और यहां जो हम ये अब पोलराइजर रख रहे हैं, इसकी पास एक्सिस इसकी एक्सिस से जो है 30 डिग्री पर है। हमारे जो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है उसका जो इलेक्ट्रिक लाइट वेक्टर है, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर लाइट वेक्टर है, उससे कितना एंगल पर है, 30 डिग्री पे। इसके रेफरेंस में अगर इसको इसके डायरेक्शन को 0 डायरेक्शन मानता हूं तो इसके रेफरेंस में इसकी पास एक्सिस 30 डिग्री है। या देखिए ध्यान रखिए ये लाइट पोलराइज लाइट है,
पिछले सवाल में इस सवाल को अंतर को समझिए। पिछले सवाल में हमारी इंसिडेंट लाइट कैसी थी, अनपोलराइज्ड थे। अब हमारी लाइट कैसी है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, डायरेक्शन फिक्स है। अब इसमें से जब ये निकलेगा तो यहां ये 0 है और ये 30। अब पोलराइज्ड लाइट के लिए हमें कौन सा लॉ लगाना है, मेलस लॉ लगाना है। पोलराइज्ड लाइट के बाद तो ये एंगल को देखना पड़ेगा। तो यहां की इंटेंसिटी जो भी है, अगर ये इंटेंसिटी हमारे पास में है, अभी कुछ भी नाम दे दूं इसको, मैं I1 नाम दे देता हूं। चलिए, तो अब यहां जो मुझे इंटेंसिटी मिलेगी, I2 जो मुझे मिलेगी, मैं जानता हूं मेरस लॉ कहता है I1 cos स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, इसकी जो वाइब्रेशन है और इसकी पास एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, 30 डिग्री। तो अब हम इस वैल्यू को अगर यहां डालें तो I1 cos 30 स्क्वायर, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2। स्क्वायर करें, √3/2 का स्क्वायर करें 3/4। दैट मीन्स 75% हमारे पास में जो है इंटेंसिटी जो है इधर मिलेगी इंसिडेंट लाइट। देन फाइंड percentage of transmitted light intensity, it will be 75%. It is sorry, I not here. तो जो भी लाइट यहाँ इंटेंसिटी I1 है, तो I1 cos square theta, cos 30 is √3/2. when you will square it, so 3/4 part of the energy will come out here, 70%, 75% energy will come out here, and this is the point related to Melas law. Melas law में ये जो एंगल है, ये इसके वाइब्रेशन के साथ बनने वाला एंगल है, ये ध्यान दें। वो हमने cos थीटा वहां लिखना है। ये हमारी पोलराइज लाइट है, ये भी यहां भी पोलराइज लाइट ही मिलेगी, पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और इंटेंसिटी की वैल्यू इसकी डायरेक्शन और इस एक्सिस की डायरेक्शन के बीच में क्या एंगल है उससे डिसाइड होगी, ये हम कहना चाहते हैं। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। अनपोलराइज लाइट ली इस बार हमने, इंटेंसिटी I0 रखी है। ये अनपोलराइज लाइट है, सिंबल है उसका, इंटेंसिटी I0 है। अ पेयर ऑफ टू पोलराइड्स हैविंग ट्रांसमिशन एक्सिस एट एंगल 60 डिग्री। ये एक पोलराइड है और यहां ये हमने दूसरा पोलराइड रखा है, और इसकी इन दोनों में जो एंगल है, इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस में जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। देन व्हाट विल बी द आउटपुट इंटेंसिटी, यहां मुझे इंटेंसिटी क्या मिलेगी, ये मेरा क्वेश्चन है। यहां इंटेंसिटी क्या मिलेगी, इंसिडेंट इंटेंसिटी I0 है और फाइनल इंटेंसिटी मुझे चाहिए। अब देखिए, इसमें से जब लाइट निकलेगी, क्योंकि लाइट हमारी अनपोलराइज्ड है, तो पक्का है पोलराइड से निकलने के बाद इंटेंसिटी को हाफ होना है। तो यहां मुझे इंटेंसिटी मिलेगी I0/2। यही मेरा I1 हो गया। अब मुझे यहां की इंटेंसिटी को मान लो मैं I2 कहता हूं यहां, तो मुझे मालूम है मेलस लॉ कहता है I2 = I1 cos स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, इसके जो वाइब्रेशन है, इसके वाइब्रेशन किधर है, जिधर ये एक्सिस है, यानी इसके रेस्पेक्ट में ये कितने एंगल पर है, 60 डिग्री पर है। तो इसका मतलब इसके वाइब्रेशन और इसके पास एक्सिस में एंगल 60 डिग्री का है। तो हम जानते हैं मेरस लॉ, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री डाल दें तो यहां हमारे पास आ जाएगा I1 cos स्क्वायर 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री 1/2, स्क्वायर होने से 1/4। और ये I1 है, यहां ये I1 है, I2 = I1। एंड व्हाट अबाउट I1? I1 is I0/2। सो माय आंसर विल बी हियर, आंसर विल बी, I1 का वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ये I1 है हमारा, ये I1 है, और ये I1 की वैल्यू है I0/2, और ये यहां से आ गया 1/4। तो इतना इंटेंसिटी हमें यहां पर मिलेगा व्हेन द एंगल इज, this angle is 60 degree. What will the output intensity? It will be I0/8। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो कितने एंगल पर हम गए, हाँ ध्यान रहे, ये इंटेंसिटी इस ये यहां 50% हो गई थी,
अब ये यहां जाकर ये 1/8, 1/8 का मतलब फाइनल इंटेंसिटी अभी मेरे पास में जो मिली है इंसिडेंट इंटेंसिटी के मुकाबले में 1/8 हो गई है, लगभग ये हमारे पास में 12.5% हमारे पास में हो गई, ऐसा हम कहना चाहते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। अनपोलराइज्ड लाइट है, इंटेंसिटी I0 है, is made to incident on a system of two crossed polari। क्रॉस्ड का मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री पे। नाउ ए थर्ड पोलराइड इज प्लेस्ड बिटवीन दोज टू पोलराइड सच दैट द ट्रांसमिशन एक्सिस मेक्स एंगल थीटा विद दैट ऑफ द फर्स्ट वन। जो बीच में हम रख रहे हैं वो थीटा एंगल पे डाल रहे हैं, पहले से थीटा। तो बताना है फाइनल इंटेंसिटी क्या होगी, थीटा की किस वैल्यू पर फाइनल इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और उस मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तीन प्रॉब्लम मैंने इसी में डाली हैं। एनालाइज करें बात को, समझें क्या है मामला। देखिए जैसे यहां पर ये हमारा अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है। अभी अनपोलराइज्ड लाइट है और एक ये पोलराइजर है, इसकी इंटेंसिटी को मैं I0 मान रहा हूं। इसका एंगल रेफरेंस एंगल ले लिया 0 एंगल। दूसरा वाला क्रोज्ड है, दूसरा वाला क्रोज्ड है, बनाने में चाहे मैंने ऐसा बनाया पर ध्यान रहे ये 90 डिग्री पर है, इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस में 90 डिग्री का एंगल है। ये ऐसे है, ऐसे इसका एक्सिस इधर है तो इसका एक्सिस इधर है। तो हम जानते हैं क्रॉस है तो अभी तो यहां इंटेंसिटी तो हमें अभी अगर हम देख रहे होंगे तो इंटेंसिटी यहां क्या मिल रही होगी, 0 मिल रही होगी, क्योंकि जब ये दोनों 90 डिग्री पर है तो यहां से यहां पर जो भी लाइट आई होगी 50% एनर्जी आई होगी, लेकिन ये क्रॉस्ड है, इसका वेक्टर इधर होगा, इससे निकलने के बाद इसका वाइब्रेशन इधर होंगे और इसका एक्सिस 90 डिग्री पर है, तो ये वाइब्रेशन पूरी तरह से रोक ले जाएंगे और फाइनल इंटेंसिटी अभी 0 मिलेंगी। तो अगर ये केवल 2 होते तो हमें इंटेंसिटी 0 मिलनी थी, लेकिन अब हमें कहा गया है कि हमने यहां पर ये थर्ड इन दोनों के बीच में रखा, जो इस फर्स्ट के साथ थीटा एंगल पर है, इन दोनों में थीटा एंगल है, ठीक है। तो अब यहां इंटेंसिटी फर्स्ट से निकलने के बाद इंटेंसिटी हम सब जानते हैं होती है I1 इक्वल टू I0/2। अभी मैंने एम्पलीट्यूड मान लिया A1। अब आप देखिए इसकी और इसमें यह पोलराइज्ड लाइट है, इसके वाइब्रेशन और इसकी एक्सिस में कितना एंगल है, थीटा है। तो यहां जो मुझे इंटेंसिटी मिलेगी, मेलसला लगा दो, मेलसला अगर लगाता हूं तो यहां की जो इंटेंसिटी है, यहां इंटेंसिटी मेरे पास है, यहां इंटेंसिटी मेरे पास है I0/2, हाफ इंटेंसिटी है, एम्पलीट्यूड मैंने A1 लिया है। मेलसला लगाता हूं तो यहां की जो इंटेंसिटी अब मुझे मिलेगी वो मिलेगी I1, जो भी यहां इंटेंसिटी है, cos स्क्वायर थीटा, ये इंटेंसिटी मुझे यहां मिलेगी। या मैं ऐसा कह सकता हूं यहां एम्पलीट्यूड A1 है और ये थीटा एंगल पर है, तो इस एम्पलीट्यूड का कंपोनेंट A2 मुझे मिलेगा A1 cos थीटा, और इसका स्क्वायर करूंगा तो A2 के स्क्वायर से I2 आ जाएगा, A1 के स्क्वायर से I1 आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हमें यहां मिल गया। ये मेलसला से हम समझ सकते। अब यहां इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, तो इसके जो वाइब्रेशन है, अब यहां जो वाइब्रेशन है और इसके एक्सिस में कितना एंगल है। अब देखिए तो वो इन दोनों का एंगल देख ले, इन दोनों में आपस में एंगल कितने डिग्री का है, थीटा और 90 के बीच का डिफरेंस कितना है, 90 माइनस थीटा। तो यहां पर हमारे को जो इंटेंसिटी मिलेगी, फाइनल इंटेंसिटी मिलेगी, वो फाइनल इंटेंसिटी मिलेगी यहां पर, यहां I2 है इंटेंसिटी, यहां फिर मेलसला लगाने जा रहा हूं, यहां के वाइब्रेशन और इसकी एक्सिस के बीच का एंगल मुझे चाहिए होता है मेलसला में, cos स्क्वायर थीटा वही चीज होता है। तो यहां की इंटेंसिटी कितनी है I2, और फिर cos स्क्वायर, और इसके वाइब्रेशन, इससे निकलने के बाद जो वाइब्रेशन है, और इसमें 90 में एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा। तो ये हमारे पास आ रहा है I2 साइन स्क्वायर
थीटा। और I2 कितना है? I2 है I1 cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दिया। और I1 कितना है? तो I फाइनल मेरे पास आ गया है, I1 की वैल्यू है मेरे पास I0/2 और cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको यूज करूं, हम जानते हैं साइन 2 थीटा होता है हमारे पास, 2 साइन थीटा कोस थीटा, उसको मैं अगर यूज करूं तो ये हमारे पास आ रहा है साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा/4। तो आंसर हो रहा है I0/8 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये मेरी फाइनल इंटेंसिटी हुई। फिर मैं देखो, यह इंटेंसिटी I0 है, I0 है, इसमें से निकलने के बाद इंटेंसिटी को आधा रहना है, I0/2, ये मेरी I1 हो गई। और यहां से इधर हम गए तो यहां मेलसरा लगा दिया, तो यहां की जो इंटेंसिटी है उसको cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहां इंटेंसिटी I2 हो गई, यहां फिर मेलसरा लगा दिया, तो I2 को मल्टीप्लाई कर दिया cos स्क्वायर, और इस एक्सिस और इसके वाइब्रेशन के बीच का एंगल 90 - थीटा रखा, तो cos 90 - थीटा से साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया। अब I2 की वैल्यू को यहां से रख दिया, ये I1 cos स्क्वायर थीटा, I1 की वैल्यू को यहां से I0/2 डाल दिया, और इस तरह से हम इंटेंसिटी की कैलकुलेशन पे आ गए। हम एम्पलीट्यूड से भी जा सकते थे, यहां एम्पलीट्यूड A1 है तो यहां उसका cos कंपोनेंट, अब फिर इसका भी कंपोनेंट यहां आएगा, लेकिन इसके और इसके वाइब्रेशन और इसमें एंगल है 90 - थीटा का, तो यहां का अगर मैं एम्पलीट्यूड लिखूंगा तो यहां का एम्पलीट्यूड आ जाएगा, यहां का जो भी एम्पलीट्यूड था A1 cos थीटा, और इसका भी कंपोनेंट वो आ जाएगा cos 90 - थीटा, तो वो आ जाएगा हमारा साइन थीटा। और हमारे पास ये आ गया A1 cos थीटा साइन थीटा, और स्क्वायर करेंगे तो यही क्वांटिटी यहां हमें मिल जाएगी, A1 स्क्वायर से I1 आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो हम चाहे तो मेलस लॉ से आगे जा सकते हैं, चाहे हम एम्पलीट्यूड के कंपोनेंट को लेकर के आगे जाएं, रिजल्ट हमें ये मिलता है। तो इस तरह से जो हमारी बात थी कि अनपोलराइज्ड लाइट अगर हमारे पास है और दो हमारे पास में सिस्टम ऑफ 2 क्रॉस पोलराइड्स हमारे पास में है, क्रॉस का मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, और तीसरे को बीच में थीटा एंगल पे रखा है, तो इंटेंसिटी हमें ये मिलेगी। अब जनरल बात तो ये आ गई कि इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, फाइनल इंटेंसिटी वो हमने लिख ही दिया, वो हमारे पास आंसर आ गया है I0/8 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये फाइनल इंटेंसिटी आ गई। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा फाइनल इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, तो भाई इसको मैक्सिमम कर दो। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। इसका वो 1 कब होती है? जब ये एंगल 90 डिग्री हो। इसका मतलब 2 थीटा को अगर मैं 90 डिग्री डालता हूं तो थीटा 45 डिग्री। इसका मतलब ये जो बीच का हमारा ये एंगल थीटा, इसका जब हम इस थीटा को अगर हम 45 ले लेंगे तो हमारी इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम आ जाएगी। और मैं जब इसको 1 डालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इट विल बी I0/8। तो इस तरह से हम पूरी बात को समझ सकते हैं। तो हमारे पास में फाइनल शेप अब इस तरह का रहा, इसका जवाब ये रहा कि यहां इंटेंसिटी I0 अगर मैं मानूं, ये 0 हमारा रेफरेंस एंगल है, यहां इंटेंसिटी I0/2 आ जाएगी। फिर यहां से यहां फिर मेलसरा लगाया, तो यहां की इंटेंसिटी I1 को cos स्क्वायर थीटा मेलसरा लगा दिया। अब यहां की जो भी इंटेंसिटी है I2, और इन दोनों के बीच का एंगल देखना होगा, तो I फाइनल होगा यहां की इंटेंसिटी I2, और इन दोनों के इसकी लाइट में और इसके बीच में एंगल है 90 - थीटा का, cos 90 - थीटा साइन थीटा होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है। I2 की जगह मैंने लिख दिया I1 cos स्क्वायर थीटा, और I1 की जगह आ गया है ये I0/2, और इस तरह से फाइनल इंटेंसिटी आ गई। और ये मैक्सिमम कब होगी? तो ये मैक्सिमम हमारी तब होगी जब ये फैक्टर हमारा 1 होगा। ये फैक्टर 1 कब होगा? जब 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, यानी थीटा 45 डिग्री होगा। तो ये वैल्यू जब 45 डिग्री रखोगे तब हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें यहाँ मिलेगी, और वो भी होगी I0/8। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं।